अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बेटा लास्ट क्लास में हम सेटअप 3 पेपर नंबर 10 कर रहे थे और कितने सवाल हो गए थे मेहता साहब हमारे? 18। अब 18वें सवाल को पढ़ते हैं। राइट, 18 सम को पढ़ते हैं हम। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक्स एंड वाई प्रिपेयर द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑन 31 मार्च 2022। एक्स और वाई ने एक P&L एप्रोप्रिएशन बनाया 31 मार्च 22 को। ये आपके सामने एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना हुआ है एंड देयर वाज ए अंडरलाइन द वर्ड नो पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड थी ही नहीं। तो जैसे ही पार्टनरशिप डीड नहीं थी, इसका मतलब ये पूरे का पूरा P&L एप्रोप्रिएशन गलत हो गया कि नहीं हो गया? अनन्या हो गया कि नहीं हो गया? अब जैसे ही आपका नो पार्टनरशिप डीड दिया गया, आपके दिमाग में पार्टनरशिप डीड के जो भी प्रोविजंस हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनर, सारे प्रोविजन आपके दिमाग में एप्लीकेबल होने चाहिए। और फिर सो इट वाज डिसाइडेड पास से अंडरलाइन द वर्ड सिंगल एडजस्टमेंट, यानी कि रेक्टिफाई एंट्री करनी है। यानी कि पास्ट एडजस्टमेंट का सवाल हो गया कि नहीं हो गया? मेहता साहब, पास्ट एडजस्टमेंट का सवाल हो गया कि नहीं हो गया? अब हम जब भी हम पेपर में आंसर देंगे तो क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 18 मैं पहले जर्नल का फॉर्मेट बनाऊंगा। जर्नल का फॉर्मेट बनाऊंगा मैं। सवाल को पढ़ लिया हमने वसला एंजल, हमने ड्रॉ कर लिया। इसका मतलब मैंने आपको हमेशा क्या बोला, जब भी आपको 5 का सवाल आएगा आप प्रॉफिट वापस लेंगे ही लेंगे। आपने ये जो प्रॉफिट है ये आपका रॉन्ग प्रॉफिट हो गया कि नहीं हो गया? और आपको पता है जो एनालिसिस टेबल बनती है पार्टनर के कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से बनती है, तो ये जो 24,000 और 16 जा रहा है ये आपका रॉन्ग प्रॉफिट हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? ऑलरेडी प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड टेकन बैक। और मैंने आपको बोला जिस रेशियो में गया है, जिस रेशियो से गया है उसी रेशियो से वापस आएगा। ये किस रेशियो में पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट हुआ है? यानी कि 24 और 16 अमाउंट दिया हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है एंजल? तो 24-16 से मैं वापस ले लूंगा। यहाँ 24,000 लिख के क्या लिख दूंगा? डेबिट। 16,000 लिख के क्या कर दूंगा? डेबिट। फर्म के पास ये 40,000 रुपये आ गया। राइट, मेरी बात समझ में आ रही है? अब आपने ये देखो, जब पार्टनरशिप डीड नहीं थी, इसका मतलब आपने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया ये भी गलत दे दिया। तो ये रॉन्ग आईओसी हो गया कि नहीं हो गया? ये भी वापस ले लूं, ये भी मैं भी वापस ले लूं। हाँ, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर में क्रेडिट हुआ है, तो इसे क्या करूंगा वापस लेते वक्त? डेबिट डेबिट करूंगा। तो लिखो रॉन्गली आईओसी क्रेडिटेड टेकन बैक। एंजल समझ आ रहा है कितना? 34 और 20, तो यहाँ 34 डेबिट, 20 डेबिट। समझ में आ गया? ये कितना हो गया आपका? 54 हो गया। क्लियर बात? उसके बाद आपने देखा ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने गलती से पार्टनर से चार्ज कर लिया। ये पार्टनर में क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। इसे क्या कर देंगे? सॉरी, ये पार्टनर में डेबिट हुआ है, तो इसे क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो नीचे लिखो क्रेडिट में रॉन्गली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज बाय द फर्म। कितना? 2,000 रुपये। अब ये पार्टनर में डेबिट हुआ है कि नहीं हुआ? अब हम क्या कर दोगे आप? 2,000 क्रेडिट। अनन्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ 4,000 डेबिट हो गया। अब आपका सवाल पूरा खत्म हो गया कि नहीं हो गया? अब जब भी आपको पास्ट एडजस्टमेंट का सवाल आएगा, सबसे पहले आप फर्म के अकाउंट को बंद करेंगे। आप फर्म के अकाउंट को बंद करेंगे तो अब आप ये देखिए, ये आपका अब क्या आ गया? रिवाइज प्रॉफिट आ गया कि नहीं आ गया? ये कितना हो गया? 94। ये 4,000 गया तो कितना आ गया? 90,000 आ गया। ये आपका रिवाइज प्रॉफिट आ गया कि नहीं आ गया? और अब पार्टनरशिप डीड नहीं थी तो आपका प्रॉफिट और ये डिविजल प्रॉफिट है कि नहीं है? तो ये इक्वल रेशियो में बंटना चाहिए। तो आइए रिवाइज प्रॉफिट। अनन्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? रिवाइज प्रॉफिट कितना करोगे? 45 क्रेडिट, 45 क्रेडिट। अब जनरल एंट्री मुझे बना के दिखाओ, जिसकी लाठी उसकी भैंस कर दो। अब ये बताओ, ये सामने टेबल बन गया कि नहीं बन गया? अब जब भी आप रेक्टिफाई एंट्री लिखोगे आपका हाथ रुकना चाहिए कि मुझे करंट लिखना है या कैपिटल लिखना है।
मुझे करंट लिखना है या कैपिटल लिखना है। अब यहाँ पर इस सवाल के अंदर कोई, यहाँ पर जब कैपिटल लिखा है इसका मतलब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड मेंटेन कर रहे हैं, और सवाल में ऐसा कहीं लिखा भी नहीं हुआ। हो सकता था कि गलती आदमी क्या कहते हैं अपना, हमारा सवाल ये भी हो सकता था कि पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड मेंटेन कर रहे हैं पर इन्होंने करंट में कैपिटल में डाल दिया। तो आप जो रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाएंगे अगर फिक्स कैपिटल होगा तो आप करंट अकाउंट के थ्रू बनाएंगे। मेरी बात समझ में आ गई एंजल? पर यहाँ पर ऐसा सवाल में कुछ लिखा कि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड मेंटेन कर रहे हैं, तो अगर सवाल में कुछ लिखा होता तो आप क्या मानते हैं कि फ्लक्चुएटिंग है, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, आंसर में एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, एक्स। अब यहां लिखोगे आप एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू वाइज कैपिटल अकाउंट 11,000 बीइंग रेक्टिफाई एंट्री। मादा समझ में आ गया? नोट करो ये सवाल को पढ़ते हैं। STBD Limited has decided to start one more new venture under this name. The finance manager of the company has estimated that the capital requirement of 12,50,000. 12,50,000. The company has arranged 5 lakh from the internal resource start the venture. 12.5 लाख रुपए कंपनी को चाहिए, 12.5 लाख कंपनी को चाहिए, 12.5 लाख कंपनी को चाहिए। 12.5 लाख में से पहले पूरा पढ़ लेते हैं। 5 लाख रुपए इंटरनल रिसोर्स से मिल गए उसको। उसके बाद लिखा है इट हैज आल्सो डिसाइड टू कॉल द अनपेड अमाउंट ऑफ 3 पर शेयर ऑफ 10,000 रुपए के ऊपर 3 रुपए की फाइनल कॉल भी मंगाई नहीं है। अनपेड है, मतलब अनपेड है। अब लिखा है द रिक्वायरमेंट ऑफ द रिमेनिंग कैपिटल वाज फुलफिल्ड बाय द रेजिंग ए लोन फ्रॉम द बैंक ऑफ इंडिया पेबल आफ्टर 5 ईयर। बाकी के लिए हमने लोन ले लेना है और 8% डिबेंचर इशू करने हैं 1.5 टाइम्स लोन एज ए कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी। तो आपको पता है डिबेंचर इशू कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी का मतलब होता है जो हम ये लोन लेना चाहते हैं इसके अगेंस्ट में हम एडिशनल सिक्योरिटी दे रहे हैं, डेट इज कॉल्ड डिबेंचर इशू एज ए कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी। समझ में आ रही है? अब वो आपसे सवाल पूछता है व्हाट इज मीन्ड बाय इशू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी। तो बेटा वहाँ डेफिनेशन लिखनी है कि भाई कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। डिबेंचर इशू इज एडिशनल सिक्योरिटी। आपको थ्योरी में याद करना, डिक्टेट कर लियो, अपनी कॉपी में देख लियो, वहाँ थ्योरी याद कर लियो। इशू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी मीन्स दैट व्हेन द कंपनी फर्म नीड कंपनी टेक ए लोन इट इशू डिबेंचर द कंपनी एज ए कोलेक्ट्रल एडिशनल सिक्योरिटी। लिख बेटा वहाँ पर एडिशनल सिक्योरिटी लिख ले। ये थ्योरी का सवाल हो गया कि नहीं हो गया? ये तो थ्योरी का सवाल हो गया, मसला हो गया कि नहीं हो गया? अब आ जाओ व्हाट डू मीन बाय टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ द लोन रेज बाय द कंपनी। अब कितने कंपनी ने, बैंक ने कितने से लोन लेना है? आपको कितने पैसे चाहिए थे बेटा? 12.5 लाख चाहिए थे। आपने 5 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए। अब ये बताओ ये मतलब क्या है कि इट हैज ऑल्सो डिसाइड कॉल द डिसाइडेड कॉल द अनपेड अमाउंट ऑफ, यानी कि ये पैसा मंगा रही है कंपनी। उसने 3 रुपए फाइनल कॉल, जो भी था पैसे नहीं मंगाए थे 10,000 शेयरों पे, तो उसे 30,000 रुपए और मिल जाएंगे नहीं मिल जाएंगे? जो भी तक उसने मंगाए नहीं थे। क्या लिखा है? इट हैज ऑल्सो डिसाइड टू कॉल, डिसाइड करा कॉल करो भाई, जो पैसे अनपेड हैं उसे मंगा लो। 10,000 शेयरों पे 3 रुपए अनकॉल्ड थे, उसे मंगा लो। तो कितने मंगा लेंगे तो कितने पैसे मिल जाएंगे उसे? 30,000। अब इसका मतलब बाकी का पैसे का मुझे लोन चाहिए कि नहीं चाहिए? अब 12.5 लाख में से आपके 5,30,000 चले गए, तो लोन कितने का रेज होगा? 7 लाख। लोन कितने से रेज होगा? 7,20,000 से लोन रेज हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ₹7,20,000। अब व्हाट विल द टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड बाय द कंपनी। अब डिबेंचर जो इशू करने हैं वो कोलेट्रल वाले करने हैं, और वो कोलेट्रल कितना देना है वसला? 1.5 टाइम्स। तो आपका 7,20,000 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे, कि नहीं करोगे? कितना आ गया? 12 12 पंजे 60 84 84 12 पंजे 60 84 90। हाँ जी
अरे यार मैं रुपीज में निकाल बेटा, पहले 1.5 टाइम्स करेगा तो कितना आएगा, 10,80,000 नहीं आएगा? 10,80,000 आ गया कि नहीं आ गया? अब आपको एक डिवेंचर कितने का था, तो आपको कितने डिवेंचर इशू करने पड़ेंगे एज ए कोलेट्रल? 10,800। तो ये बताओ, ये तीनों आंसर आ गए कि नहीं आ गए? शौकीन समझ आ गया कि नहीं आ गया? वसला समझ आ गया कि नहीं आ गया? नोट करो इसे बेटा आप। चलिए बेटा आगे के सवाल को देखते हैं। शौकीन, पास नेसेसरीज एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन द बुक्स ऑफ विनोद लिमिटेड, परचेज द फॉलोइंग आइटम फ्रॉम मैसर सतीश फर्नीचर मार्ट। आइटम 50 कुशन चेयर ले लिए 3200 के हिसाब से, तो 1,60,000 हो गया। 4 सोफा सेट लिए 60,000 हो गया। यानी कि आपने ये टोटल, एक चीज बताओ, ये आपने मेहता साहब टोटल आपने फर्नीचर ले लिया कि नहीं ले लिया? ये कितने का हो गया? 1,60, 2.5 लाख रुपए का हो गया ये। तो एसेट परचेज कर लिया आपने। तो इसका प्रॉपर फॉर्मेट बनाइए जर्नल का, लिखिए इन द बुक्स ऑफ विनोद लिमिटेड। भैया विनोद की बुक्स में लिए ना, सतीश फर्नीचर से लिया है, तो आप जर्नल एंट्री लिखेंगे, प्रॉपर बनाएंगे। क्या लिखोगे आप? क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 19 का और पार्ट। तो आप लिखोगे इन द बुक्स ऑफ विनोद लिमिटेड डेट पर्टिकुलर्स LF डेबिट क्रेडिट। तो आप पहली एंट्री क्या लिखोगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू किससे लिया? मैसेज सतीश फर्नीचर मार्ट। कितने का लिया है? अनन्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि पहली एंट्री क्या होती है? एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर विद एग्रीड वैल्यू। यहां लिखो बीइंग फर्नीचर परचेज फ्रॉम विनोद लिमिटेड। अरे हाँ, फ्रॉम अब आप इस 2.5 लाख के बदले में उसे क्या दे रहे हो? आप उसे 2.5 लाख के बदले में क्या दे रहे हो? शेयर इश्यू कर रहे हो 10 रुपए का 25% प्रीमियम पे। तो आपको ये वर्किंग नोट में ये नंबर ऑफ शेयर्स निकालने बहुत जरूरी हैं। तो आप वर्किंग नोट में निकालोगे नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इशू टू। तो आपका एक चीज बताइए, आपका कितने पैसे देने थे? आपने कोई कैश पेमेंट दी या कोई बिल्स पेबल दिया? नहीं दिया। तो ये क्या हो जाएगा? निल डिवाइड बाई क्या होता है? इशू प्राइस होता है 10 प्लस 25% प्रीमियम हो जाएगा। 10 रुपए का 25% कितना हो गया? 2.5। तो बताइए कितने शेयर आ गए? 20,000 शेयर आ गए। अब अगली एंट्री क्या बनेगी? सतीश मार्ट टू शेयर कैपिटल। दूसरी लिखो एंट्री मैसर्स बेटा, जो सिंगल प्रोप्राइटर फर्म होती है वो मैसर्स लिखती है, जो पार्टनरशिप होती है वो मैसर्स लिखती है। प्रोप्राइटर सिंगल प्रोप्राइटर हो गया ना, मैसर्स सतीश फर्नीचर मार्ट अकाउंट डेबिट टू। अब यहां पर इक्विटी शेयर है तो बेटा इक्विटी वर्ड लिखना है आपने, राइट? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। यहां पर कितना आ जाएगा? एंजल 250 आ जाएगा। अब आपने 20,000 शेयर दिए, यहां पर कितना आ जाएगा? 2 लाख। और यहां पर कितना आ जाएगा? और यहां पर लिखो परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज। अनन्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज, नोट करो ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, इधर देखिए आप। XY वर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 2:1। इट वाज डिसाइडेड ऑन 1 अप्रैल 2022 दे विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 1:1। चेंज इन PSR का चैप्टर हो गया।
फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट देयर बैलेंस शीट ऑन दैट डेट। जनरल रिजर्व दिया हुआ है, WCR दिया हुआ है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया हुआ है। इट वाज डिसाइड टू कंटिन्यू विद ऑल द अबव बैलेंसेस गिवन इन द बैलेंस शीट, अंडरलाइन द वर्ड विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। अगर ये वैल्यू नहीं लिखी होती तो हम क्या करते, जनरल रिजर्व को ओल्ड रेशियो में बांटते, वर्कमैन कंपनसेशन की कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है, ओल्ड रेशियो में बांटते, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को क्या करते, राइट ऑफ करते। पर यहां पर उसने क्या बोला है, विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू, अंडरलाइन द वर्ड एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब है एक सिंगल एंट्री पास करनी है। तो इस केस में मेरा वो स्लोगन है, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो इस केस में मैं एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं अपने जर्नल का फॉर्मेट बनाऊंगा, और इस पर डेट नहीं दी हुई तो पहले मैं जर्नल का फॉर्मेट बनाता हूं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 20, आंसर नंबर 20, जर्नल का फॉर्मेट बनाइए आप। राइट, अब आपके पास पेज बचा हुआ है, आप यहां पे क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट में क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ। और ये बात याद रखना बेटा कि जो पार्टनर के क्रेडिट में है वो प्लस होगा, जो पार्टनर के डेबिट में वो माइनस होगा। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, जर्नल रिजर्व कितना है, जर्नल रिजर्व 60,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 20,000। अब देखिए अगली आइटम क्या है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं बच्चे इसके अंदर। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को मैं याद दिलाना चाहूँगा, हमारे बिजनेस में जो एम्प्लॉइज काम करते हैं, हम उनके रिटायरमेंट के लिए एक फंड क्रिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। ये उनका एक रिटायरमेंट बेनिफिट होता है, तो ये बिजनेस की लायबिलिटी होती है, पार्टनर का नहीं होता है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड आप क्या करते हो, फंड देखते ही बस डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। हाँ, वो डिसोल्यूशन के टाइम पे लायबिलिटी ट्रीट की जाएगी। अगर मान लीजिए इसके बारे में आपको नहीं लिखा है तो आपको इसे पे करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है, तो इसे आप कुछ नहीं करेंगे आप। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आपका पार्टनर में डेबिट होता है, राइट ऑफ होता है, तो इसे हम स्टेटमेंट इफेक्ट में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो लेस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 1,10,000 रुपया, ये ब्रैकेट में आ गया। अब ये बताओ 80 प्लस का और 110 माइनस का, तो नेगेटिव का कितना आ गया। अब आपको पता है नॉर्मल एंट्री आपकी बनती है गेनिंग टू सैक्रिफाइस, अब एंट्री क्या बन जाएगी, सैक्रिफाइस टू गेनिंग। अब आप पहले सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो निकालो। अनन्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले मैं, और सैक्रिफाइस रेशियो का फार्मूला क्या होता है बेटा, किस किस के बीच में है, एक्स वाई डेट इज ओल्ड माइनस ओल्ड कितनी थी 2:1, 2/3 1/3, न्यू कितनी हो गई, कितना आ गया, ये प्लस का आ रहा है माइनस का, तो ये क्या हो गया। और आपको एक बार ये रीचेक कर लेना कि इनका जो टोटल होगा वो 0 होगा, सैक्रिफाइस और गेनिंग का जो टोटल होगा वो। अब जनरल एंट्री नॉर्मल क्या बनती है, y टू x, पर आपका स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट क्या है, नेगेटिव में है, तो एंट्री उल्टी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, x। जब भी मैं पार्टनर का नाम लिखूंगा मेरे हाथ कांपने चाहिए कि मुझे कैपिटल लिखना है या करंट लिखना है। कैपिटल, क्योंकि फिक्स कैपिटल तो है ही नहीं, तो मैं क्या लिखूंगा, x कैपिटल अकाउंट डेबिट टू y कैपिटल। आपका स्टेटमेंट इफेक्ट 30,000 था कि नहीं था, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 1/6, तो आंसर कितना आ गया 5,000। 5,000 यहां लिखो, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, नोट करो ये भी।